प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th हिंदी से चैप्टर नंबर 2 जिसका शीर्षक है ल्हासा की ओर, इसका फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इस पाठ के लेखक हैं राहुल साकृत्यायन जी हैं, जिन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तो उस समय जो था, भारतीयों को तिब्बत यात्रा की जो है अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, यह यात्रा जो है भिखमंगों के वेश में किया था, मतलब भिखारी के वेश में किया था। तो चलिए देखते हैं उनकी यात्रा में क्या उतार चढ़ाव आए, उन्होंने किस प्रकार से अपनी यात्रा को कंप्लीट किया है। क्या था, नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंग पोन का रास्ता जब भी खुला था तो नेपाल ही नहीं, क्या हिंदुस्तान भी इसी रास्ते से जो है तिब्बत जाया करते थे। तो ये जो था व्यापार का ही रास्ता नहीं था, बल्कि सैनिकों का भी यही रास्ता था। इसलिए वहाँ पे क्या जगह जगह फौजी और चौकियाँ, किले बने हुए थे। तो जिसमें कभी कह ले क्या रहती थी, चीनियों की सेना रहती थी। तो आजकल जो है बहुत से फौजियों के जो मकान थे वो गिर चुके थे। तो दुर्ग के किसी भाग में, कहीं छोटे भाग में, जहाँ किसानों ने जो है अपना बसेरा, अपना घर बना लिया था, तो वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ पे क्या पीने के लिए ठहरे थे, चाय पीने के लिए ठहरे थे। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं तिब्बत में जो यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और बहुत से क्या थे, आराम भी थे। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था, छुआछूत का भेदभाव भी नहीं था यहाँ पे। और औरतें जो हैं पर्दा भी नहीं करती थी। जो निम्न श्रेणी के जो भिखमंगे थे, उनको लोग चोरी के डर से क्या कहते थे, अपने घर के भीतर नहीं आने देते थे। नहीं तो आप जो है बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, मतलब आपको कोई जानता भी नहीं हो, तब भी जो वहाँ की घर की बहू या सासू थी वो आपको चाय बना के दे सकती थी। वो आपके लिए उसे पका देंगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो चाय चौड़ी में, चौड़ी जो होता है वो बर्तन होता है, नहीं वो कूटने का होता है, तो कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना देती है और मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देंगी। यदि बैठक की जगह आप चूल्हे से थोड़ा दूर हो तो आपको डर है कि सारा मक्खन जो है आपकी चाय में नहीं पड़ेगा। अगर आप दूर से देख रहे हो तो आपको लगेगा कि आपका मक्खन पड़ा ही नहीं है पूरा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मत कर ला सकते हैं। तो चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी जो है राहदारी मांगने आया उनसे, तो हमने वो दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। थोंडला जो है एक जगह का नाम था। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे भी ठहरने के लिए, भिखमंगों के लिए ठहरने के लिए कैसी जगह थी, अच्छी जगह थी। तो 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर होकर सवार आए थे। किंतु उस वक्त जो था, किसी ने हमें रहने के लिए क्या जगह नहीं दी थी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। तो बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता था। खासकर जो है शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश आवाज को दुरुस्त रखते थे। अब हमें सबसे विकट ठोंडला पार करना था, जो जगह थी वहाँ की। तो ठाणे जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी वहाँ की। तो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उसके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव और नहीं था। बहुत ऊंचाई पे था, इसलिए वहाँ पे गांव नहीं था। तो नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को नहीं देखा जा सकता था। एक तो ये पहाड़ों के ऊपर था और नदी और पहाड़ भी नहीं थे, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आदमियों को भी नहीं देखा जा सकता था। तो डाकुओं के लिए ये कैसी जगह थी, सबसे अच्छी जगह थी। तो तिब्बत के जो गाँव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन
अगर गांव में कोई खून हो जाएगा तो खूनी को सजा भी मिलेगी, भाई वहाँ पुलिस वगैरह सब रहेंगे। लेकिन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। जब वहाँ पे कोई रहेगा नहीं तो निर्जन स्थान रहेंगे तो आपको कोई भी मार के चला जाएगा तो आपके किसी व्यक्ति को कोई परवाह नहीं होगी। तो सरकार जो है खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती थी, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता था। तो डकैत क्या करते थे, पहले आदमियों को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि कुछ पैसा है कि नहीं उनके पास। डकैती करते तो ऐसे ही करते हैं वो तो। अब हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते रहते थे। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा लगा रहता था, उनको डर लगा रहता था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया था, मर्डर हो गया था। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते, मतलब उनको खून जो हुआ था उसकी इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि हम भिखमंगे थे और वो भिखमंगे थे, उनके पास कुछ होता ही नहीं तो उन्हें कौन मारेगा। तो जहाँ जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कूची कूची मतलब एक दयनीय जैसा चेहरा बना के क्या करते, भीख मांगने लगते थे। लेकिन जो पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अब ऊंची चढ़ाई पे सामान लाद कर चलना बहुत मुश्किल है। तो अगला जो उनका पड़ाव था वो 16 से 17 मील से कम नहीं था। तो मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लनकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। हाँ, दूसरे दिन क्या हुआ, हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चल पड़े। तो ठाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त उन्होंने ठाणे के ऊपर जो है जा पहुँचे, वो लोग पहुँच गए। हम समुद्र तल से जो है 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे वो। तो हमारी जो है दक्षिण की तरफ, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों कैसे पर्वत दिखाई दे रहे थे, शिखर चले गए थे श्वेत मतलब सफ़ेद कलर के। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल कैसे दिख रहे थे, उन्हें नंगे दिख रहे थे। वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी छाई हुई थी चारों तरफ, ना किसी तरह की वहाँ पे हरियाली थी, हरा भरा था। तो उत्तर की तरफ क्या था, बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर ठाणे के देवता का जो क्या था, स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगों जो कपड़े होते हैं उनकी झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था उनको। चढ़ाई तो जो है कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल, मतलब चढ़ना तो मुश्किल था ही था, लेकिन उतरना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। तो शायद 2 एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा क्या था, कुछ धीमे चलने लगा था। तो मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण, मतलब ऊपर घोड़ा चढ़ा हुआ है तो थक गया होगा, इसके कारण वो ऐसा कर रहा है। तो उसे वो मारना नहीं चाहते थे लेखक, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गया, मतलब बहुत पीछे हो गया। मैं दैनिक वक्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब मैं जोर देने लगता, जब उस पर वो जोर देने लगते तो वो कैसा हो जाता था, सुस्त पड़ जाता था। तो एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे, तो मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया, उन्होंने बाएं का रास्ता ले लिया। और आगे एक घर से पूछने पर पता चला कि लनकोर का रास्ता दाहिनी तरफ था, अब वो बाएं तरफ चले गए थे। तो फिर लौटकर जो है उसी रास्ते को उनको आना पड़ा। तो 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था, तो सुमति का इंतज़ार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही कैसा हो गया था, लाल होता है, और अब वो पूरे गुस्से में था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरियां कंडे जला डाले, मतलब 3-3 बार चाय को गर्म किया है। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, मतलब बहुत विनम्रता से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे। मैं तो रात तक भी पहुंचने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत सुस्त था। तो खैर जो है, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है।
तो लंडकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके यजमान थे जो उन्हें रखते हैं। पहले चाय सत्तू खाया था उन्होंने, और उसके बाद रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला उनको। अब क्या है, आज हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ कैसा टापू मालूम होता था, छोटा सा टापू मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी क्या पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। तो उसी पहाड़ी का नाम क्या था, टिहरी समाधि गिरी। पहाड़ी का नाम था टिहरी समाधि गिरी। तो आसपास के जो गांव में है, सुमति के कितने ही यजमान थे। तो कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो वो जो है अपने यजमानों के पास चले जाना चाहते थे। तो मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देगा। तो मैंने उनसे कहा कि गांव में ठहरना हो तो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर जो क्या है आसपास के गांव में मत जाओ। तो इसके लिए तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा, उन्होंने कहा। तो सुमति ने क्या किया, सुमति ने इसको स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे क्या है कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए हाँ होते तो अच्छा था, लेकिन हम क्या है 10-11 बजे धूप में हमको चलना पड़ा। तो तिब्बत की जो धूप थी वो बहुत कड़ी मालूम होती थी, इसलिए थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी क्या होती ख़त्म हो जाती। तो आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं और ललाट धूप है। जब सूरज की तरफ मुँह करके चलोगे तो धूप बहुत तेज़ लगेगी, और पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने पीठ के पर अपनी अपनी क्या कीजिए चीज़ें लाद दी और डंडा हाथ में ले लिया, और क्या हुआ चल पड़े। सुमति के परिचय टिहरी में ही थे, लेकिन वह एक यजमान से मिलना चाहता था, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा गया। शेखर विहार एक जगह है। तिब्बत की ज़मीन क्या थी, बहुत अधिक छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई थी वहाँ की तिब्बत की ज़मीन। तो इन जो जागीरों का बहुत जो बड़ा जो हिस्सा था वो मठों के हाथ में था, मठ होते हैं उनके हाथ में था। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जमींदार कुछ खेती खुद भी करता था, और जिसके लिए मजदूर बेगार में लिए जाते थे, मतलब मजदूर किराए पे लिए जाते थे उनको अपनी खेती के लिए। को खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था जो मठ में रहते थे, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से क्या थे कम नहीं थे। तो शेखर की खेती की मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे, तो वो बहुत प्रेम से मिले उनसे। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, क्योंकि वो तो भिखमंगे के रूप में थे ना, जिसमें कंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 जो है 103 पोथियाँ रखी हुई थी। एक 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा था, जहाँ पे पोथियाँ रखी हुई थी वहीं पे उनके बैठने की व्यवस्था की गई थी। वो बड़े मोटे कागज़ पर अपने अक्षरों से लिखी हुई मोटे कागज़ पर एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी, मतलब इतनी भारी रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा, तब मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वो गए। मैंने समझा कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो उसी दिन दोपहर बाद चले आए। उनको लगा कि काफ़ी टाइम लगेगा, पर वो बहुत जल्दी आ गए। तो टिहरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। तो हमने अपना अपना सामान पीठ पर फिर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो ये जो चैप्टर था उन्होंने बताया है कि उन्होंने किस प्रकार से जो है तिब्बत की यात्रा की है और उन्हें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेखक ने इसमें बताया है। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस देखेंगे पहले, उसके बाद प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, वहाँ पे आपको सभी की PDF मिलेगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।